हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर हेनरी मेन की थ्योरी। तो सर हेनरी मेन ने एक थ्योरी दी थी जिसे बोलते हैं स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। और सर हेनरी मेन जो बिलोंग करते हैं वो हिस्टोरिकल स्कूल को बिलोंग करते हैं। इससे पहले मैंने हिस्टोरिकल स्कूल के जो फाउंडर थे सेविग्नी, उनकी वीडियो बनाई थी। तो सेविग्नी बेसिकली बिलोंग करते थे जर्मनी को, लेकिन सर हेनरी मेन को फाउंडर माना जाता है इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल का। तो देख लेते हैं इनके बारे में। सर हेनरी मेन 1822 टू 1888 वाज ए प्रोमिनेंट इंग्लिश लीगल स्कॉलर who played a pivotal role in establishing the English Historical School of Law. He is renowned for his contribution to the understanding of legal development on his insightful analysis of law सोसाइटी इवॉल्व ओवर टाइम। तो बेसिकली अगर सर हेनरी मैन की बात करें तो इनके बारे में एक चीज़ है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल, तो सेविग्नी वाज द फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। बट अगर क्वेश्चन ये आता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल, तो सर हेनरी मैन वाज द फाउंडर ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल। और बेसिकली इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसे बोलते हैं हम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो जो इसकी थ्योरी है, इनकी थ्योरी, वो थ्योरी देख लेते हैं हम। मेन्स स्टेज ऑफ लीगल डेवलपमेंट। स्टेज वन इन्होंने बोल दिया कमांड ऑफ द रूलर। मेन्स फर्स्ट स्टेज डेप्साइड्स ए सोसाइटी where law is primarily based on the pronouncement of a powerful ruler, often perceived as divinely inspired. The king's judgment were considered absolute and often equated with the divine pronoun. तो इन्होंने पहले बोल दिया था, सबसे पहली स्टेज में जब लॉ डेवलप हुआ तो बेसिकली किंग उसको जब प्रोनाउंस करता था तो किंग को डिवाइन इंस्पिरेशन मिलती थी, भगवान से उसको इंस्पिरेशन मिलती थी, और उस इंस्पिरेशन के बाद ही किंग उसको डेवलप करता। तो फर्स्ट स्टेज में उन्होंने बोल दिया कि द लॉ मेड बाय द रूलर अंडर द डिवाइन इंस्पिरेशन। अगर हम सेकेंड स्टेज की बात करें तो सेकेंड स्टेज में एमरजेंस ऑफ कस्टमरी लॉ। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती रही ऐसे फिर कस्टम डेवलप हुए। तो सेकंड स्टेज में उन्होंने बोल दिया अब कस्टमरी लॉ सोसाइटी में आ चुके थे। एट द अथॉरिटी ऑफ किंग वॉन्ड customs gradually emerged as a primary source of law. These customs, often reflecting the practice of the ruling class, began to take प्रेसिडेंस ओवर द किंग्स डिक्रीज। तो अभी तक जो पहले जो लॉ बनाता था कौन, रूलर बनाता था, अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ द गॉड बनाता था। तो अभी वो कन्वर्ट हो गया किसमें, कस्टम में, क्योंकि अभी सोसाइटी में कस्टमरी लॉ प्रिवेल हो गया। तो ये कहानी जो चल रही है ये पूरी की पूरे 2-2.5 साल में जो कैसे लॉ डेवलप हुआ उस पर चल रही है। तो पहली स्टेज सर हेनरी मेन ने बताई कि जो रूलर है वो लॉ बना रहा है अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ द गॉड, लॉ बना रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लॉ डेवलप हुए हैं जो अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड डेवलप हुए हैं। सेकेंड स्टेज में इसने बोल दिया कि अभी कस्टम डेवलप हो गए। तो कस्टम जब डेवलप हो गए, बेसिकली जब रिचुअल्स डेवलप हुए, तो अभी जो जो रूलर्स के रूल थे उसके ऊपर कस्टम प्रिवेल करने लगे। अब आते हैं थर्ड स्टेज में। इन द थर्ड स्टेज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द interpretation of customary law increasingly fell under the control of a select group of specialists, typically priests and learned individual. The shift indicated a growing complexity in legal system. तो पहली बार जब पहला जो हम लॉ बनता था वो अकॉर्डिंग टू स्टेटस बनता था और रूलर उसको बनाता था अंडर द डिवाइन इंस्पिरेशन। दूसरा फिर वो कस्टमरी लॉ से रूल बन रहा था। थर्ड अभी क्या हुआ था, जो कस्टमरी लॉ सोसाइटी में प्रिवेल हुए थे, अब उस पे उन कस्टम्स पे एक पर्टिकुलर ग्रुप का अधिकार होगा जिसे हम प्रीस्ट बोलते हैं। जो पादरी थे ना उनका उस पर अधिकार हो गया। तो जो अभी तक लॉ बनाने का काम राजा का था या कस्टम का था, अभी किसके हाथ में वो लॉ आ गया, अभी उस पर प्रीस्ट का अधिकार हो गया, पादरी का अधिकार हो गया। तो बेसिकली वो ज़्यादा इंटरफेयर करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था थर्ड स्टेज में। जो फोर्थ स्टेज है जिसे हम बोलते हैं फाइनल स्टेज, इसमें कोडिफिकेशन ऑफ लॉ की बात इन्होंने की है। Main's final stage see the formal codification of law, where legal principles are systematically organized and written into a comprehensive legal code. The process indicate of society desire of clarity एंड ऑर्डर इन इट्स लीगल फ्रेमवर्क। तो इन्होंने बेसिकली स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इसलिए दी थी कि पहले जो लॉ बनता था अकॉर्डिंग टू स्टेटस बनता था, रूलर जो है अंडर द डिवाइन इंस्पिरेशन लॉ बनाता था। उसके बाद क्या हुआ, अब जो रूलर के रूल नहीं चल रहे थे, अभी कस्टम प्रिवेल हो गए सोसाइटी में। सेकंड स्टेज में कस्टम को दुनिया बहुत ज़्यादा मानना स्टार्ट कर दिया। तो देखोगे कि पहले बहुत सारी प्रथाएं चलती थी, सती प्रथा चलती है, या फिर जैसे पहले दास प्रथा चलती थी। तो अभी प्रथाएं समाज में चल गई थी, कस्टमरी लॉ प्रिवेल हो गया था। धीरे धीरे जब कस्टम सोसाइटी में आया तो कस्टम के बाद
अभी जो रिलीजन है उसका प्रभाव बढ़ गया, तो कस्टम से थर्ड स्टेज में कस्टम रिलीजन में के जो रिलीजियस जो पर्टिकुलर ग्रुप था, रिलीजियस पर्टिकुलर ग्रुप जो प्रीस्ट था उनके हाथ में पहुंच गया। तो थर्ड स्टेज में लॉ जो जब डेवलप हुआ तो प्रीस्ट के हाथ में पहुंच गया। फाइनली लॉ क्या होता है कि इन सब स्टेज के बाद जब फाइनल लॉ डेवलप हुआ इन सब की स्टडी के बाद, तो फाइनली हम सबको एक चीज़ का एहसास हुआ कि ना तो लॉ अंडर द डिवाइन इंस्पिरेशन बनता है, ना कस्टमरी लॉ है, ना प्रीस्ट लॉ बना सकते। लॉ का तो कॉडिफिकेशन होना जरूरी है, और क्योंकि अगर कॉडिफिकेशन ऑफ लॉ हो जाएगा तो उससे बेसिकली एक क्लैरिटी होगी कि लॉ जो बन रहे हो वो किस तरह के लॉ बन रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेज में सर हेनरी मैन ने लॉ डेवलप किया था। उसके बाद देख लेते हैं स्टैटिक सोसाइटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस। तो इन्होंने बेसिकली बोल दिया स्टैटिक सोसाइटी और द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस की बात इन्होंने की। मैन कैटेगराइज सोसाइटी दैट स्टैग्नेट आफ्टर रीचिंग द फोर्थ स्टेज ऑफ लीगल डेवलपमेंट एज स्टैटिक सोसाइटी। तो इन्होंने स्टैटिक सोसाइटी की बात करी कि जब 4 स्टेज में लॉ डेवलप हो रहा है और फोर्थ स्टेज में जब सोसाइटी पहुंच जाएगी तो बेसिकली जो सोसाइटी है ना वो स्टैग्नेट हो जाएगी, एक जगह थम जाएगी, क्योंकि लॉ अभी जो अनसर्टेन लॉ था वो कॉडिफाइड लॉ हो चुका है। जैसे अगर इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में पहले जो लॉ चलते थे, बहुत सारे लॉ चलते थे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मैं बात करूँ तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया है। तो 1872 से पहले भी तो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट होते थे, लेकिन वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते थे? वो कस्टम के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट होते थे। जैसे अगर कोई हिंदू एक हिंदू के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कस्टमरी लॉज के बेस पे कर रहा है, मुस्लिम्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कस्टमरी लॉ के बेस पे कर रहा है। लेकिन 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है और उस कॉन्ट्रैक्ट का कॉडिफिकेशन हो जाता है, और जिस दिन उस कॉन्ट्रैक्ट का कॉडिफिकेशन हो गया तो उस दिन से आज तक हम उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली वो सोसाइटी में डेवलप हो गया, उसे कॉडिफाइड हो गया लॉ। तो उसी दिन से जो स्टैग्नेशन आ गया, उसमें एक थमाव आ गया कि वो लॉ एक पर्टिकुलर फाइनली लॉ बन गया। तो इसे बोलते हैं स्टैटिक सोसाइटी, जहां लॉ डेवलप हो जाते हैं। दूसरा, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस। स्टेटस अकॉर्डिंग टू मैन रिप्रेजेंट फिक्स्ड लीगल कंडीशन दैट determines an individual's right and duties based on their predetermined position within the social hierarchy. For instance, the role of the wife, child, and slave were largely determined by their फैमिली टाइज एंड सोशल। तो बेसिकली जो पहले इसने एक थ्योरी दी थी ना स्टेटस की, तो स्टेटस का इसने कॉन्सेप्ट बताया कि स्टेटस के अकॉर्डिंग पहले लॉ बनता था। जैसे आज के टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो स्टेटस के अकॉर्डिंग ही लीगल राइट बहुत सारे बन रहे हैं। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सिर्फ वुमेन्स के लिए बन रहा है, या प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल हरासमेंट एक्ट जो अगर बन रही है तो वो चिल्ड्रंस के लिए बन रही है। तो लीगल राइट अकॉर्डिंग टू स्टेटस बनते थे और स्टेटस के अकॉर्डिंग ही बनते, ये सर हेनरी मैन ने बोल दिया। तो सर हेनरी मैन की अगर मैं थ्योरी की बात करूँ, उन्होंने 4 स्टेज में बोलते हैं। पहली स्टेज में लॉ मेड बाय रूलर अंडर द डिवाइन इंस्पिरेशन, दूसरी स्टेज में कस्टमरी लॉ, दूसरी स्टेज में कस्टमरी लॉ है, और थर्ड स्टेज में इन्होंने बोल दिया प्रीस्टली लॉ जो प्रीस्ट बनाते हैं, और फोर्थ स्टेज में कोडिफिकेशन आ गई। तो 4 स्टेज में इन्होंने लॉ डेवलप कर दिया था। उसके बाद इन्होंने स्टैटिक सोसाइटी बता दी। उन्होंने बोल दिया कि लॉ जब फुल्ली डेवलप हो जाएगा तो सोसाइटी में एक थमाव हो जाएगा, वो स्टैटिक सोसाइटी बन जाएगी। और जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस है उसको उन्होंने डिफाइन कर दिया कि बहुत सारे लॉ है जो स्टेटस के अकॉर्डिंग बनते हैं। उसके बाद देख लेते हैं progressive societies and the evolution of legal system. Mains identify progressive society as those that continues to develop their legal system after the fourth stage. He argued that progressive society evolved through a process of legal change, gradually transforming from rigid status based system to ones that grant greater freedom and autonomy to individual. तो बेसिकली प्रोग्रेसिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती है कि जब कोई आप अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज ए प्रोग्रेसिव सोसाइटी। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बन जाता है, 26 जनवरी 1958 को ही आ जाता है, और 26 नवंबर को इसे हम अडॉप्ट कर लेते हैं, और बेसिकली अप्लाई होता है 26 जनवरी 1950 को। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेवलपिंग कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन को तो हमने कॉडिफाई कर दिया उस टाइम पे, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने आर्टिकल 368 ऐड कर दिया, और आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग हमने पावर दे दी कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है। तो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द सोसाइटी लॉ में बदलाव होता रहता है। तो जो सोसाइटी फोर्थ स्टेज के बाद भी लॉ में बदलाव करती रहती है उसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव सोसाइटी। तो लॉ अपने लॉ डेवलप करती रहती है। लीगल फिक्शन अलाउज फॉर लीगल चेंज विदाउट ऑल्टरिंग द literal text of the law. It involves making assumption about existing situation to accommodate new circumstances. Example include treating incorporated. तो लीगल फिक्शन का मतलब है कि जैसे मैंने बताया ना, अभी अगर आज के टाइम में आप देखोगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट चल रहा है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम में आ चुका है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद भी लेकिन हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग डाटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है।
तो हम एक लीगल फिक्शन क्रिएट करके चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन अराइज हो जाएंगी जिसे हम टैकल नहीं कर पाएंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो हम एक ऐसे डाटा प्रोटेक्शन लॉ की ज़रूरत है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इन सबको कवर कर सके। तो लीगल फिक्शन के अकॉर्डिंग प्रोग्रेसिव सोसाइटी आज के टाइम में लॉ बना रही है 4th स्टेज के बाद भी। दूसरा इक्विटी इन मेन्स अंडरस्टैंडिंग। तो इक्विटी मैं आपको बता देता हूँ, इक्विटी बेसिकली क्या होता है। इक्विटी इन मेन अंडरस्टैंडिंग कंप्राइज प्रिंसिपल दैट ओवरराइड और सप्लीमेंट एग्जिस्टिंग सिविल लॉ टू एंश्योर फेयरनेस एंड जस्टिस। तो अगर मैं इक्विटी की बात करूँ तो इक्विलिटी जो है ना, क्योंकि देखो हमारे जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है डेवलपिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, इवन हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में नई नई डेफिनेशन आती है। जैसे अगर राइट टू प्राइवेसी हम बात करें तो 2017 में एक जजमेंट आती है राइट टू प्राइवेसी, तो उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे चेंज होते हैं। राइट टू प्राइवेसी आने के बाद ही जो ये सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया था, और उसके अलावा जो एक जजमेंट और एक सेक्शन और था 497 एडल्ट्री, उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया। क्योंकि अगर इक्वालिटी की डेफिनेशन देखोगे तो इक्वालिटी की डेफिनेशन एक डेवलपिंग डेफिनेशन है। पहले जो हम मानते थे कि वन पर्सन कैन बी मास्टर ऑफ अनदर पर्सन बॉडी, अभी हम सबको पता चल गया कि सब इक्वल है। तो जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है ना 4th स्टेज के बाद भी वो लॉ में चेंज करती रहती है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी सोसाइटी में इक्विटी प्रिवेल कराना है। दूसरा इसकी थ्योरी ये थी। तो पहली थ्योरी ये थी कि हम लीगल फिक्शन क्रिएट करके जो 4th स्टेज के बाद भी लॉ में चेंज करा दें। दूसरा इक्विटी प्रिवेल कराने के लिए भी लॉ में हम चेंज करा देते हैं। तीसरा लेजिस्लेशन, मेन व्यूज लेजिस्लेशन एज मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ लीगल चेंज। थ्रू लेजिस्लेशन न्यू लॉ आर इनेक्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। देखो बेसिकली अगर मेन की बात करेंगे तो सर हेनरी मैन बिलोंग करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल को, तो लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने 4th स्टेज में आके एक बात कर दी कि लॉ मस्ट बी कोडिफिकेशन ऑफ लॉ की उन्होंने बात करी है, कॉन्ट्रैक्ट की बात उन्होंने करी है। ऐसा उन्होंने क्यों बोल दिया? क्योंकि उनको भी पता था कि अल्टीमेटली द सोर्स ऑफ लॉ इज द कस्टम और द हिस्ट्री। बट जब सोर्स ऑफ लॉ जो कस्टम से हिस्ट्री से आया, जब इसका कोडिफिकेशन हो जाएगा तो जो अनसर्टेनिटी है अब तक वो खत्म हो जाएगी और वो लॉ सर्टेनिटी में चेंज हो जाएगा। उसके अलावा देख लेते हैं द शिफ्ट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे मैंने बताया ना स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इन्होंने दी थी। वन ऑफ द मेन मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू लीगल सोसाइटी इज हिज एनालिसिस ऑफ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोग्रेसिव सोसाइटीज। दिस ट्रांजिशन represents a fundamental change in how individuals are viewed and treated with legal system. Status based society. In society dominated by status, individual legal right and obligation are determined primarily by birthright, सोशल पोजीशन एंड फैमिली टाइज। तो अगर स्टेटस की बात करें, जो ऐसी सोसाइटी जहाँ स्टेटस बेस्ड राइट मिलते हैं, तो बेसिकली वहाँ जो बर्थ राइट है वो जैसे होता है ना, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग राइट बर्थ राइट मिलते हैं, तो वो स्टेटस के अकॉर्डिंग राइट मिल रहे होते हैं। दूसरा इसने बोल दिया कि पहले क्या होता था कि स्टेटस के अकॉर्डिंग राइट मिलते थे, लेकिन जैसे जैसे हम सबको एक बात का एहसास हुआ कि कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है और हम सबके पास राइट टू इक्वालिटी है, या हमारी सोसाइटी में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ में प्रिवेल करती है। और रूल ऑफ लॉ जब आप पढ़ोगे तो रूल ऑफ लॉ में दो चीज़ की बात हुई है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और इक्वालिटी ऑफ लॉ की। तो जो पहले हम किसी को राइट प्रोवाइड कराते थे स्टेटस के बेस पे, अभी वो ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे प्रोवाइड कराते हैं। तो आज के टाइम में अगर आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सोसाइटी है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सोसाइटी मतलब कि हम सब अपने राइट्स एंड लायबिलिटी खुद क्रिएट कर सकते हैं। इसे बोलते हैं इंडिविजुअल बार्गेनिंग पावर। इंडिविजुअल बार्गेनिंग पावर का मतलब है कि आज के टाइम में हम सबको पता है कि हम सब इक्वल है और हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी प्रिवेल करती है। आर्टिकल 14 प्रिवेल करता है, आर्टिकल 19 प्रिवेल करता है और रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है। तो जो पहले राइट स्टेटस के अकॉर्डिंग मिलता था ना, अभी वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हमें राइट मिल रहा है। तो जो पहले हमें राइट मिल रहा था हमारे कस्टमरी लॉ, हमारे स्टेटस के अकॉर्डिंग मिल रहा था, आज के टाइम में कॉन्ट्रैक्ट ने सबको इंडिविजुअल बार्गेनिंग पावर की पावर दे दी है और उसके बाद सब अपने राइट्स एंड लायबिलिटी खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इसने 4 स्टेज में बता दिया था। पहली स्टेज थी प्रीस्टली लॉ अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ डिवाइन या गॉड। दूसरा इसने बताया कस्टमरी लॉ। थर्ड स्टेज इसने बताई थी, पहली स्टेज इसने बताई थी लॉ मेड बाय रूलर्स अंडर द डिवाइन इंस्पिरेशन। दूसरी स्टेज ने बताई थी कस्टमरी लॉ। तीसरी स्टेज में इसने प्रीस्टली लॉ की बात करी थी कि लॉ में जब कस्टमरी लॉ आने के बाद थर्ड स्टेज में जो प्रीस्ट थे, पादरी थे या जो फादर्स थे, उनका इंटरफेयर स्टार्ट हो जाता है, रिलीजियस इंटरफेयर स्टार्ट हो जाता है। तो थर्ड स्टेज आई थी। अब इन सब के बाद जब थर्ड स्टेज आई थी तो आप सबको पता हो
अगर याद होगा तो थर्ड स्टेज के बाद जब ये जो थर्ड स्टेज में आते आते जब यूरोप में जो प्रीस्ट का ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया था जिसमें किंगडम में या राजशाही तंत्र में, तो उसके बाद एक रेनेसां पीरियड आता है। रेनेसां पीरियड में क्या होता है कि जो ये प्रीस्ट है, कस्टम है या जो मोनार्की है, इस सबको उखाड़ के फेंक देते हैं वहाँ के लोग। और वहाँ के लोग करते क्या है कि बेसिकली कोडिफिकेशन कर देते हैं लोगों का और बोल देते हैं कि हम सबके लिए एक ही लॉ है और वो लॉ लिखा हुआ है, उसको हम बोल देते हैं कोडिफिकेशन लॉ। 4 स्टेज हैं, लॉ मेड बाय रूलर अंडर डिवाइन इंस्पिरेशन, कस्टमरी लॉ, प्रीस्टली लॉ और कोडिफिकेशन। उसके बाद इन्होंने स्टेटस बेस्ड सोसाइटी के बाद ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्ट की बात करी और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सोसाइटी। तो पहले जो सोसाइटी था वो स्टेटस बेस्ड सोसाइटी थी, राजा का बेटा ही राजा बनता था, सैनिक का बेटा सैनिक बनता था, मंत्री का बेटा मंत्री बनता था। आज के टाइम में ऐसा नहीं है, आज के टाइम में कॉन्ट्रैक्ट ने अभी क्या हो गया, कॉन्ट्रेक्चुअल पावर सबके पास आ गई। और कॉन्ट्रेक्चुअल पावर को मैं एक वर्ड में डिफाइन करूँ तो इसे बोलते हैं इंडिविजुअल बार्गेनिंग पावर। और आज की जो सोसाइटी है वो स्टेटस बेस्ड सोसाइटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सोसाइटी है बेसिकली। इन्फ्लुएंस ऑफ द मेंस वर्क। Main's work has had a profound impact on legal scholarship and social thought. His idea about the evolution of legal system continue to be relevant for understanding the complex interplay between law and society. Historical School of Law. Main's work provided a foundation for the English Historical School of Law, which emphasized the importance of the studying the history of law to understand the present form of function. तो इसने बेसिकली बोल दिया था। अब मेन को देखो, सेविग्नी को बोलते हैं हम, सेविग्नी वाज द फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल, लेकिन सर हेनरी मेन वाज द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल। और इन्होंने हिस्ट्री के स्टडी इसलिए की थी कि उस टाइम पे इन्होंने लॉ कॉडिफाई कराए थे और इनका मानना था ये था कि लॉ तो बेसिकली कस्टम से आ रहे हैं, लॉ बेसिकली प्रिस्टली रूल से आ रहे हैं बेसिकली अल्टीमेटली। लेकिन अगर आपको सर्टेनिटी चाहिए या आपको स्टैग्नेशन चाहिए, सोसाइटी में एक थमाव चाहिए और प्रोग्रेसिव सोसाइटी चाहिए, तो आपको कॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल में हिस्ट्री की पढ़ाई करी। उसके अलावा इन्होंने कंपैरेटिव लॉ, हिज कंपैरेटिव अप्रोच टू स्टडिंग लीगल सिस्टम अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स एंड हिस्टोरिकल पीरियड हैज़ हैड ए लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन द फील्ड ऑफ कंपैरेटिव। तो जो इनकी थ्योरी है ना, 4 स्टेज में इन्होंने लॉ डेवलप कर दिया, फिर इन्होंने फर्दर एक थ्योरी दे दी स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इसने एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन क्रिएट कर दिया। और ज़्यादातर कंट्री में आज के टाइम पे आप देखोगे तो कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ ऐसा लॉ है जो यूनिवर्सल लॉ है और बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट ही हमको बताता है कि हर इंडिविजुअल के पास इंडिविजुअल बार्गेनिंग पावर है और सबके पास राइट टू वोट है, या हर कोई आदमी अपने आप में सोवरेन है। और वहीं से इक्वालिटी की बात स्टार्ट हुई थी। सोशल एवोल्यूशन। Main's analysis of the shift from status to contract has been influential in understanding broader patterns of social evolution and changing the individual in society. तो बेसिकली मेंस ने एक सोशल एवोल्यूशन कर दिया। अभी तक जो हम बोलते थे कि लॉ स्टेटस के अकॉर्डिंग बनता है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, सैनिक का बेटा सैनिक बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, ऐसा नहीं, अभिनेता का बेटा ही अभिनेता बनेगा, ऐसा नहीं होता। अभी हम सब, क्योंकि हम सब इक्वल हैं और हमारी सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और इक्वालिटी फॉर लॉ की बात करता है, तो हम सबको पास इंडिविजुअल बार्गेनिंग पावर है। तो जो पहले सोसाइटी स्टेटस बेस्ड सोसाइटी थी, आज की सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सोसाइटी है, इसको बोलते हैं सो स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। मेंस लेगेसी। डिस्पाइट सम क्रिटिसिज्म, मेंस वर्क्स रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन to legal history and scholarship. His analysis of the evolution of law provided a framework for understanding how legal system adapt to changing social condition. Key contribution, 4 stage of legal development. तो पहला इसका contribution था, इसने बताया 4 स्टेज ऑफ लीगल डेवलपमेंट। तो इसने जो पहले बताया था ना, लॉ मेड बाय रूलर अंडर डिवाइन इंस्पिरेशन, कस्टमरी लॉ, प्रीस्टली लॉ और फिर कॉडिफिकेशन। तो पहले इसका जो पहला जो इनका कंट्रीब्यूशन था, इसने बताया कि 4 स्टेज में लॉ डेवलप हुआ। दूसरा इसने कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस बताया। इसने बताया कि पहले जो लॉ बनता था वो स्टेटस के अकॉर्डिंग बनता था। पहले स्टेटस बेस्ड सोसाइटी थी, राजा के बेटा राजा बनता था, लेकिन आज के टाइम पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड सोसाइटी थी और इसी को इसने शिफ्ट फ्रॉम द स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बोल दिया है। ठीक है, तो अगर कंक्लूजन की बात करें, सर हेनरी मैन लेगेसी कंटिन्यू टू इंस्पायर लीगल स्कॉलर एंड हिस्टोरियन, हिज वर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ एंड द ट्रांजिशन ऑफ फ्रॉम द स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड इनवैल्यूएबल साइट। तो अगर मैं एक क्रक्स बताऊं इस पूरी वीडियो का, जो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, तो लॉ ने पहली बात तो डेवलप, इसने सर हेनरी मैन ने डेवलपमेंट ऑफ लॉ की बात करी। डेवलपमेंट ऑफ लॉ 4 स्टेज में हुआ है। तो पहली स्टेज थी जो लॉ मेड बाय रूलर अंडर डिवाइन इंस्पिरेशन, दूसरी स्टेज थी कस्टमरी लॉ, तीसरी स्टेज प्रिस्टली लॉ, फादर वगैरह इन कंक्लूजन, उसके बाद रेनेसां पीरियड आता है और 4th स्टेज आती है कोडिफिकेशन। जब कोडिफिकेशन आ जाती है तो सोसाइटी में स्टैग्नेशन आ जाती है, ठहराव आ जाता है। उसके बाद क्या होता है,
जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है अब भी वो बहुत सारे लॉ बना रही है, लेकिन वो कोडिफिकेशन के बेस पे बना रही है, वो इक्विटी के बेस पे बना रही है, और वहाँ कस्टम से लॉ नहीं बन रहे, वहाँ लेजिस्लेशन से लॉ बन रहे हैं। दूसरा इसने जो चीज़ बताई उसने बताई है स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। इसने बताया कि पहले जो लॉ बनते थे वो स्टेटस के अकॉर्डिंग बनते थे, राजा के लिए लॉ कुछ अलग होता था और जनता के लिए लॉ कुछ अलग होता था। आज के टाइम पे जो लॉ बनते हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल या इंडिविजुअल बार्गेनिंग पावर के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो ये तो सर हेनरी मेन का कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो जूरिस्प्रूडेंस पे ये एक पूरा का पूरा लेक्चर हो गया। अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे तो सर हेनरी मेन की थ्योरी आपको पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। इससे पहले मैंने हिस्टोरिकल स्कूल पे या एनालिटिकल स्कूल पे भी बहुत सारी वीडियो बनाई है। मैं ये जो लीगल मेथड के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ना, इसके कल या परसों तक पूरे के पूरे खत्म कर दूंगा और सारे अपलोड कर दूंगा। उसके बाद फंक्शन ऑफ लॉ और डेफिनेशन ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 ये सब वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। लेकिन उस सबसे पहले एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, और जो वीडियो आप देख रहे हो ना प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कर दो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।